हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन व्यक्तियों में निम्न प्रदत्त और उच्च शाबित स्थितियों का संयोजन होता है वे प्रायः दाब पूर्वक क्रिया करते हुए अपनी साधित स्थिति पर बल देने का प्रयास करते हैं। इस संकल्पना को कहते हैं। तो इस संकल्पना को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्थिति असंगति। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रस्थिति असंगति। प्रस्थिति असंगतता विशेषता उन समाजों में देखने को मिलती है जिनमें प्रदत्त परिस्थितियों जैसे जाति, प्रजाति, लिंग या आय को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण के अधिकार पर व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च परिस्थिति मिल जाती है, किंतु जातीय आधार पर उसकी निम्न परिस्थिति असंगतता को उत्पन्न कर संभावित विद्वेष तथा तनाव का कारण बन जाती है। यही बात जो है बहुत कुछ रूप में लैंगिक विभिन्नता के बारे में उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्राधान्य की संकल्पना शब्द का गठन किया गया है। तो यह किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतोनियो ग्राम्सी ने। किसने? अंतोनियो ग्राम्सी ने। प्राधान्य की संकल्पना शब्द का गठन अंतोनियो ग्राम्सी ने किया है। उन्होंने बताया है कि राजनीतिक और वैचारिक साधनों के सम्मिश्रण से किस प्रकार एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो यह किसके माध्यम से आई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन उद्योग के माध्यम से। वाष्प के इंजन के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति संभव हुई है, जो है इसमें खनन क्षेत्र से प्राप्त लोहे और कोयले का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हार्थोन प्रयोगों से प्रबंधनों के लिए जो निष्कर्ष निकलते हैं वो हैं। तो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है, प्रबंधन द्वारा उत्पादकता एवं सामग्री पर एकाग्रता तथा एकमात्र एकाग्रता रखना सबसे अच्छी नीति है। दूसरा पॉइंट है, कर्मचारियों की निजी आवश्यकताएं जो है महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है हमारा, कर्मचारियों के साथ कठोर अनुशासन का व्यवहार करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, सामाजिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। यानी कि हमारा प्रबंधन द्वारा उत्पादकता एवं सामग्री पर एकमात्र एकाग्रता रखना सबसे अच्छी नीति है। और हमारा चौथा पॉइंट है, सामाजिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। हार्थोन प्रयोगों से प्रबंधनों के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वे कर्मचारियों की निजी आवश्यकताएं तथा सामाजिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। एल्टियन मेयो, रूथलेस, बर्गर तथा वार्नर ने अमेरिका के शिकागो नगर के हार्थोन कारखाने का अध्ययन कर उपर्युक्त निष्कर्ष जो है निकाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु पालन व्यवहार सामाजिक जीवन के लोकतांत्रिकीकरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा अधिक उपयुक्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काम काज के उचित तरीके को दिखाना। शिशु पालन व्यवहार सामाजिक जीवन के लोकतांत्रिकीकरण के लिए कामकाज के उचित तरीकों को सिखाता है, क्योंकि बच्चों के स्वाविवेक है, इससे क्या होता है कि कार्य करने की छूट देने से उनमें तार्किकता एवं मौलिकता जो है अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व वेबर के संसारी व वैराग्य वृत्त की संकल्पना में शामिल हैं? तो इसमें 4 पॉइंट दिया गया है। पहला है शारीरिक विकारशीलता, दूसरा है अतार्किकता, तीसरा है व्यवस्थित आत्मनियंत्रण और चौथा है ईश्वर के कृपादान के प्रतीक के रूप में सांसारिक आर्थिक सफलता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4।
मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्ट वैराग्य वृत्त ने आधुनिक पश्चिमी पूंजीवाद के विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेबर के संसारी वैराग्य वृत्त की संकल्पना में शारीरिक विकारशीलता, अतार्किकता तथा ईश्वर के कृपा निदान के प्रतीक के रूप में सांसारिक आर्थिक सफलता जो है शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4 यानी कि शारीरिक जो है शारीरिक विकारशीलता, तीसरा है व्यवस्थित आत्मनियंत्रण और चौथा है ईश्वर के कृपादान के प्रतीक के रूप में सांसारिक आर्थिक सफलता। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और सूची नंबर 2 दिया गया है। सूची 1 में भूमिका है और सूची नंबर 2 में इसकी परिस्थिति है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, 5, 4 और 3। आइए मिलान कर लेते हैं। अपने फैसले का ऐलान करता है और उसे लागू करवाता है कौन? तो इसका राइट आंसर इसका मिलान किससे होगा? दिया हो जाएगा न्यायाधीश से। किससे? न्यायाधीश से। अपने फैसले का ऐलान करता है और उसे लागू करवाता है, कौन करवाता है? दिया न्यायाधीश करवाता है। दूसरा है संचारण में सहायता करता है, दिया किससे हो जाएगा? दिया हो जाएगा मध्यस्थ से। किससे हो जाएगा? दिया हो जाएगा मध्यस्थ से। विवादों को सुलझाने में सहायता करता है, दिया किससे हो जाएगा? दिया हो जाएगा हमारा बिचौलियों से। किससे हो जाएगा? दिया हमारा जो हो जाएगा बिचौलियों से। और डी है समूह को मजबूत रखता है एवं अपनी खुद की स्थिति बनाए रखता है, तो यह किस्सा होगा, यह हो जाएगा हमारा नेता से। एक बार फिर से देख लेते हैं। अपने फैसलों का ऐलान करता है और उसे लागू करवाता है, कौन करवाता है? या न्यायाधीश करवाता है। संचारण में सहायता करता है, या मध्यस्थ होता है, मध्यस्थ से हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है विवादों को सुलझाने में सहायता करता है, कौन करवाता है? या बिचौलियों से हो जाएगा। और चौथा है हमारा समूह को मजबूत रखता है और अपनी खुद की स्थिति बनाए रखता है, या किससे हो जाएगा? यह नेता से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे सूची नंबर 1 में दिया गया है निर्धनता के कारण और सूची नंबर 2 में दिया गया है अध्येता। तो आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 1 और 5। आइए मिलान कर लेते हैं। औपनिवेशिक शोषण या औपनिवेशिक शोषण किससे हो जाएगा? यह कार्ल मार्क्स के से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यह कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। चक्रीय कार्योत्पादन एवं संचयी बदलाव, यह किससे होगा? दिया हो जाएगा गुरनार्ड मेडल से। तार्किक संकल्प का अभाव, यह किससे हो जाएगा? दिया हो जाएगा एफ डीगल से। किससे हो जाएगा? यह एफ हीगल से हो जाएगा। और परलौकिकता, यह किससे होगा? परलौकिकता तो हो जाएगा जो है हमारा मैक्स वेबर से। एक बार और देख लेते हैं। औपनिवेशिक शोषण हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। चक्रीय कार्योत्पादन एवं संचयी बदलाव हो जाएगा गुरनार्ड मेडल से। तार्किक संकल्प का अभाव हो जाएगा एफ हीगल से। और परलौकिकता हो जाएगा मैक्स वेबर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक संस्कृति में लाने की प्रक्रिया की संकल्पना की जा सकती है राजनीति के किस रूप में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सामाजिकरण के रूप में। किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के मूल्यों, मनोवृत्तियों, विश्वासों एवं प्रतीकों के ऐसे योग की राजनीतिक संस्कृति कहते हैं जिसके द्वारा उस समूह का राजनीतिक व्यवहारिक निर्धारण होता है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक क्रियाओं को एक अर्थ एवं व्यवस्था प्रदान करती है। राजनीति संस्कृति के अध्ययनों में इस संस्कृति की अंतर वस्तु राजनीतिक समीकरण जैसे कि परिवार, शिक्षा, जनसंचार, राजनीतिक दलों की भूमिका सहित और राजनीतिक मूल्यों की अंतरीकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सामाजिकरण के रूप में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अगस्त कांड के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में से दूसरा युग है, तो दूसरा युग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तव्यमीमांसीय। सामाजिक विचारधारा के श्रेष्ठ क्षेत्र में जो है कांट के जो है 3 स्तरों का नियम है, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। कांट के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि इस क्रम के 3 स्पष्ट स्तर रहे हैं। ये स्तर हैं जैसे कि पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है हमारा तात्विक स्तर और तीसरा है प्रत्यक्ष स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि लघु समुदाय के ग्रामीण लोगों के लिए उपयुक्त बनने के लिए बृहद परंपरा के तत्वों को परिवर्तित, रूपांतरित तथा पुनर्व्याख्यात किया जाता है, और इसका कारण कह रहा है कि इस अधोमुखी अथवा ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है, ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है यह गलत है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है, और जो है एक और अभिजात लोगों की ये थोड़ी सी चिंतनशील लोगों की परंपरा आती है, और दूसरी ओर लोग या निरीक्षण कृषकों की परंपराएं। पहले वाली को अपने दीर्घ परंपरा और दूसरी वाली को जो है लघु परंपरा के नाम से पुकारा है। तो किसने पुकारा है इसको? तो यह रेडफील्ड ने पुकारा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है यह गलत है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि कुलीनीकरण एक भयप्रद प्रक्रिया है, और कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि यह नगर के केंद्रीय क्षेत्र में भूमिका के मूल्य को जो है अत्यधिक उठा देती है, जिससे निर्धनों का वहां रहना और कठिन हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है, ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है परंतु तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। जेंट्रिफिकेशन ने, किसने? जेंट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत उच्च वर्ग के लोगों का केंद्रीकरण स्थान विशेष में रहना होता है, जिससे वहां की जमीन का मूल्य अत्यधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि निम्न आय वाले लोगों का रहना दूभर हो जाता है। दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क, टोक्यो आदि की गणना जो है सर्वाधिक महंगे महानगरों में जो है की जाती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए जो है आर की या आर जो है ए की सही व्याख्या है, यानी कि कथन ए और इसका कारण दोनों जो है यह सही है। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को इसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि ग्राम नगर शांतत्व की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समानांतर व्यवस्थाएं हैं, और इसका कारण दे रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर शांतत्व की संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है यह ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्या है? जो है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा में ग्राम और नगर परस्पर संबंध रखते हैं। इस संकल्पना के विकास में रॉबर्ट रेडफील्ड, जिमरमैन, सोरोकिन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक वरीयता पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं, तो या किसको उत्पन्न करती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्जाति केंद्रिकता को। किसको? निर्जाति केंद्रिकता को। ठीक है, सांस्कृतिक वरीयता पूर्वाग्रह तथा भावनाएं निर्जाति केंद्रिकता को उत्पन्न करती हैं। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग समनर ने, किसने? समनर ने इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम जो है समनर ने अंतः समूह एवं बाह्य समूह के बीच ऐसी पक्षपात पूर्ण मनोवृत्तियों के समझाने के लिए किया है, जिनके द्वारा हम अपने जो है रीति रिवाजों, व्यवहार, प्रतिमानों और विश्वासों को बिना किसी तर्क के अच्छा और उचित ठहराते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्जाति केंद्रिकता को। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
E.S. बोगार्ड्स का नाम निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना से संबंधित है? तो किस एक संकल्पना से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतर से। सामाजिक दूरी की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज सिमिल ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज सिमिल ने किया था। सामाजिक दूरी यानी कि अंतर को मापने का सर्वप्रथम प्रयास E.S. बारगोडस ने पूर्वाग्रह संबंधित मनोवृत्तियों के अपने अध्ययन में किया है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने भिन्न भिन्न जाति या प्रजाति के पड़ोस में न रहने की भावना, अत्यधिक सामाजिक दूरी और भिन्न जाति प्रजाति में विवाह की अनुमति सामाजिक निकटता को प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श प्रारूप या समनर ने। आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है यह समनर ने नहीं बल्कि मैक्स वेबर का है। किसका है? यह मैक्स वेबर का है। वहीं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का कार्ल मार्क्स से है, शक्ति सम्राट का सी राइड मिल्स से है और सामूहिक चेतना का जो है यह दुर्खीम से है। परंतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा जो है यह मैक्स वेबर का है, ना कि सिमनर का। आदर्श प्रारूप का अर्थ है कि वास्तविक सामाजिक जो है जीवन में जो तथ्य पाए जाते हैं उनमें से विचार पूर्वक कुछ तत्वों का चयन किया जाए और उन्हें अध्ययन के लिए एक पैमाना, मापक या मान जो है माना जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, श्री एक्स विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। श्री एक्स की ये सभी भूमिकाएं मिलकर उदाहरण हैं। तो किसकी उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुभूमिका की संकल्पना का। बहुभूमिका की अवधारणा के प्रतिपादन राल्फ लिंटन है। कौन है? राल्फ लिंटन है। ठीक है। व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियां धारण किए होता है और प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाएं होती हैं। इन भूमिकाओं को बहुल भूमिका कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उन लोगों से जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जो एक दूसरे से बहुधा अन्योन्य क्रिया करते हैं और जो यह अनुभव करते हैं कि वे अपने कुछ सामान्य संलक्षणों और मूल्यों में एक दूसरे के सहभागी बनते हैं, तो यह क्या बनते हैं? तो ये क्या बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक जाति। फेयर चाइल्ड के अनुसार, किसके अनुसार? फेयर चाइल्ड के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह समूह है जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान होता है जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरों के द्वारा भी उसकी विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एक संघ के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक औपचारिक रूप से संगठित समूह जिसके ऐसे सीमित उद्देश्य हों जिनको विशेष रूप से स्पष्ट किया गया हो और अच्छी तरह से समझा गया हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह संघ कहलाता है। गिन्सबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार? तो गिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्रणालियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। इस प्रकार संघ या समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। निश्चित उद्देश्यों के अभाव में कोई भी समिति अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर सकती। किसी भी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में परिभाषा दी गई है और सूची नंबर 2 में इसकी संकल्पना दी गई है। तो आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4 और 5। तो आइए मिलान कर लेते हैं। व्यक्ति तथा समूह जो अपेक्षाकृत अस्थायी तथा प्रतिमानित ढंग से अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से। यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से। बी है, एक समाज में सामाजिक संस्थाओं में जो अस्थायी प्रतिमानित संबंध विद्यमान होते हैं, तो यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा सामाजिक संरचना से। ए हो जाएगा बी से सामाजिक व्यवस्था से और बी हो जाएगा 1 से सामाजिक संरचना से। तीसरा सी वाला क्या है? सी है हमारा,
एक व्यक्ति द्वारा ग्रहित बहुल परिस्थितियों में से एक परिस्थिति जो अन्य को प्रभावित कर प्रतिमानित करती है, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अभिभावी परिस्थिति से। किससे हो जाएगा? अभिभावी परिस्थिति से। और डी है व्यक्ति द्वारा साधित बहुल परिस्थिति, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा परिस्थिति विन्यास से। किससे हो जाएगा? परिस्थिति विन्यास से। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर व्यक्ति तथा समूह जो अपेक्षाकृत अस्थायी तथा प्रतिमानित ढंग से अन्योन्य क्रिया करता है, यह किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा सामाजिक जो है व्यवस्था से। बी है एक समाज में सामाजिक संस्थाओं में जो अस्थायी प्रतिमानित संबंध विद्यमान होते हैं, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जो है हमारा सामाजिक संरचना से। सी है हमारा एक व्यक्ति द्वारा गृहीत बहुल परिस्थितियों में से एक परिस्थिति जो अन्य को प्रभावित कर प्रतिमानित करती है, तो यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जो है हमारा अभिभावी परिस्थिति से। और डी हमारा व्यक्ति द्वारा साधित बहुल परिस्थिति, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा परिस्थिति विन्यास से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, इससे हम और अच्छे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा पाते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।